निर्मला सीतारमण 11 बजे लोकसभा के अंदर अपना बजट पेश करेंगी। चलिए रवि, आपके साथ अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन इस बीच में तमाम मेहमान मेरे साथ एक नया पैनल जोड़ा है, उनका भी परिचय आपसे करा देता हूं और फिर इस चर्चा को पूछ लेते हैं, शुरू कर लेते हैं कि आखिरकार इस बजट में, क्योंकि आखिर 1 घंटा बाकी है, क्या क्या उम्मीदें। जानी मानी अर्थशास्त्री रुचिका भगत जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, आपका स्वागत है रुचिका जी। आरती टिक्कू पहले से हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार। मोहित गुप्ता फाइनेंस एक्सपर्ट, वो हमारे साथ जुड़ गए स्टूडियो में, आपका भी मोहित बहुत बहुत स्वागत है। सुशील कुमार कॉर्पोरेट टैक्स एक्सपर्ट है, आपका भी स्वागत है। और मेरी तो बाकी सहयोगी आप जान ही रहे हैं हमारे साथ है, और गर्ग साहब मेरे साथ यहाँ पहले से मौजूद है टैक्स एक्सपर्ट के तौर पर। मोहित, मैं स्टार्ट आपसे करना चाहूंगा, 2 चीजें जो इस बजट से आप एक्सपेक्ट करते हैं। देखिए जी, मेरा ये मानना है जो बजट 2026 है वो ये पार्टनरशिप्स और एलएलपी के लिए होगा। जैसा कि आप जानते हैं एमएसएमई सेक्टर और प्रोफेशनल्स वो जितने भी हैं वो ज्यादातर एलएलपी और पार्टनरशिप के माध्यम से ऑपरेट करते हैं, तो उसका जो अभी भी जो टैक्स रेट है वो 30% है। मेरे हिसाब से वो कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल टैक्स रेट के हिसाब से बहुत ज्यादा है। मेरा कहीं ना कहीं ये मानना है कि जो वित्त मंत्री है कहीं ना कहीं इस बार पार्टनरशिप्स और एलएलपी को रियायत देंगी और जो 30% का टैक्स स्लैब है उसे घटा के कम से कम 25% तक लाने की पूरी उम्मीद की जा सकती है। आप ये चाहते हैं ऐसा हो? हाँ जी, बिल्कुल। चलिए, आपकी चाहत पे कितना वित्त मंत्री ध्यान देंगे इस पर वही नजर रहेगी। रुचिका जी, आप अर्थशास्त्री भी हैं, आप महिला भी हैं, महिला देश की राष्ट्रपति भी है, महिला देश की वित्त मंत्री भी है, लगातार महिला 9वां बजट पेश कर रही है और शायद महिला के हाथ में देश की अर्थव्यवस्था की बागडोर है, तभी इतनी मुश्किल विपरीत परिस्थितियों में भी देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर दिखाई दे रही है, जब तमाम बड़ी महाशक्तियां आपस में लड़ने में और तनाव में पैदा है। आपकी एक्सपेक्टेशन? देखिए, मैं आपको अगर बताऊं टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम जाएंगे तो आप बहुत मेजर चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर सरकार ने बहुत मेजर चेंजेस दिए हैं। अगर आप देखें हमारा इनकम टैक्स लॉ जो है वो अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है, 2025 जो है वो 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इनकम टैक्स में मेजर चेंजेस आए थे, टैक्स रजिस्ट्रेशन थी लास्ट ईयर जब सरकार ने दी थी। इसी तरह से अगर आप देखें सरकार का जो मेन मुद्दा था कि न्यू टैक्स रिजीम को वो इम्प्लीमेंट करेगी, वो उन्होंने पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया है। टैक्स कलेक्शंस बढ़ी हैं ऑब्वियसली, तो मेरे हिसाब से इस बार जो मेन मुद्दा रहेगा वो स्टेबिलिटी रहेगा रादर देन चेंजेस रहेगा। तो जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो इनकम टैक्स की जो एडमिनिस्ट्रेटिव हमारा जो स्टेप है उसको मेरे को लगता है वो ज़्यादा उसको क्लीन करेंगे। रिफंड प्रोसीजर्स को मेरे ख्याल से थोड़ा सा ईज करेंगे, क्योंकि अगर आप देखें रिफंड के लिए एक मेजर मुद्दा है लोगों का कि रिटर्न फाइल कर दिया, प्रोसेसिंग में है, रिफंड नहीं आया, 2 साल हो गए रिफंड नहीं आया, तो शायद वो एक मेन मुद्दा रहेगा कि उसको रिफंड प्रोसेसिंग जो है वो जल्दी हो। तो ये सारे चेंजेस आएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, जो क्लॉग्स हैं, जो पाइपलाइंस हैं, जो अभी भी हमारे सीआईटी में या सीआईटी अपील्स में केसेस अभी भी फंसे हुए हैं, उसको जल्दी क्लियर करने का मुद्दा ज्यादा रहेगा। सुशील कुमार जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और ये वो सिंपल सा सवाल है, भाई ये बताइए कि आखिरकार अभी जो इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ 2 दिन पहले, उसमें ये बहुत साफ तौर पर कहा गया कि भाई प्राइवेट सेक्टर को कुछ ज्यादा करने की जरूरत है। प्राइवेट सेक्टर से बहुत उम्मीदें हैं देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए भी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर भी। पर क्या आपको लगता है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो प्राइवेट सेक्टर है, जो बड़ा प्लेयर है देश का, वो इससे क्या उम्मीद कर रहा होगा और वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है? जैसे कि आप देखते हैं कि एमएसएमई जो है सेक्टर वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट में भी करता है और जॉब क्रिएशन के भी केस में करता है। तो एमएसएमई सेक्टर को सरकार बूस्ट कर सकती है। अभी जब आप देख रहे हैं कि यूएस ने जो अभी जो लगाया है भारत के ऊपर, वो उस अफेक्टेड इंडस्ट्री को सरकार एक नया इंसेंटिव के रूप में वो ला सकती है, नया एक इंसेंटिव दे सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट यूएस को करते हैं। 18% हमारा टोटल एक्सपोर्ट का वो 18% यूएस है। तो यूएस के कारण अभी जो टैरिफ है वो काफी हाई है, उसको कम करने के लिए उस इंडस्ट्री को सरकार नया एक उसको बूस्ट करने के लिए इंसेंटिव लाएगी, जिससे कि एक हम ग्लोबली हम एक मीट कर सके और सिर्फ एक पर हम सिर्फ यूएस पर डिपेंड ना रहकर हम अलग मार्केट को भी एक्सप्लोर करें। जैसे कि ये कहने में सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसा होना चाहिए। उसके लिए सरकार को बहुत बड़ी तवज्जो देनी पड़ेगी, बहुत बड़ा पुशबैक देना पड़ेगा पूरे एमएसएमई सेक्टर को। दूसरा इसमें क्या है कि सरकार इसमें जो लॉजिस्टिक, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारा एक्सपेंडिचर होता है जो कॉस्ट ग्लोबल मार्केट मीट करने के लिए, वो आता लॉजिस्टिक के ऊपर। लॉजिस्टिक के 13-14% हमारा कॉस्ट बढ़ जाता है।
तो लॉजिस्टिक को मीट करने के लिए सरकार जो मेरीटाइम लॉ के अंदर मेरीटाइम पोर्ट को जो इंडिया में है वो बनाने का काम कर सकती है, जिससे कि हमारा लॉजिस्टिक सिस्टम सस्ता पड़े और ग्लोबल मार्केट को जैसे यूएस है अदर कंट्री को हम कम्पीट कर सकें। ठीक है, मैं एक बार डिफेंस एक्सपर्ट्स के पास भी चलूंगा। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव और मेजर जनरल संजय मेसन मौजूद है, स्टूडियो में है हमारे साथ, हमारे डिफेंस स्टूडियो में। जनरल मेसन, मेरा सवाल अब आपसे है, अब पाकिस्तान चीन से सीधे तौर पर मदद ले रहा है, जिस तरीके से हाथ फैलाता है जाके हम सबने देख लिया। अब वो अमेरिका के साथ भी गलबैया कर रहा है। ट्रम्प साहब भी बैठते हैं तो शहबाज शरीफ से पूछते हैं कि भाई जनरल मुनीर कहाँ है, तो दिखाता है वो सामने बैठा हुआ है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जब इतनी ज्यादा आपस में प्रॉक्सिमिटी बढ़ रही है चीन के साथ और अमेरिका के साथ पाकिस्तान की, तो भारत कैसे वन अप मैन हो सकता है डिफेंस के मामले में पाकिस्तान की विज़ाविज़? देखिए, साफ जाहिर है ये जो प्रॉक्सिमिटी बढ़ रही है, रीजनल थ्रेट भारत के लिए बढ़ता जा रहा है। और जो चीन और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो तो मैं बोलता हूँ ऑल वेदर फ्रेंडशिप है। और आपने ऑप सिंदूर में भी देखा किस प्रकार चीन ने पाकिस्तान की मदद की। जहां तक अमेरिका का सवाल है, अभी वो भी उनके साथ अलाइंड है और उनका इंटरेस्ट है बलूचिस्तान में, खासकर वो आपको पता है रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। तो आज की तारीख में पाकिस्तान का अच्छा रिलेशनशिप है चीन के साथ और अमेरिका के साथ। वो पता नहीं कैसे बैलेंसिंग एक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि चीन और यूनाइटेड स्टेट्स की भी टक्कर है, उनका कंपटीशन है। एनीवे, ये भारत पे तो इम्पैक्ट करता ही है। भारत पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि चीन ने अभी ये भी अनाउंस किया है कि वो बांग्लादेश में वहां पर यूएवीज दे रहा है और वो पूरी फैक्ट्री अपनी लगा रहा है। तो कहने का मतलब है ये एक ट्रायंगल बन रहा है, चीन हमारे नॉर्थ में, वेस्ट में पाकिस्तान और ईस्ट और साउथ ईस्ट की तरफ हो गया आपका बांग्लादेश। ये एक सिक्योरिटी थ्रेट बन रहा है भारत के लिए। तो भारत के लिए कोई डाउट नहीं है, हमें तो अपना आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट आर्मी बननी पड़ेगी, मॉडर्नाइजेशन पे फोकस करना पड़ेगा, R&D पे फोकस करना पड़ेगा। और ये जो आत्मनिर्भर भारत है, लास्ट ईयर हमने जो 75% जो बजट था ये कैपिटल एक्विजिशन में, वो हमने दिया था डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, सॉरी बीच में इंटरवीन कर रहा हूं क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि सबकी बात आ जाए 11 बजे के पहले। ये वाइस मार्शल श्रीवास्तव, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, हमने जिस तरीके से देखा कि दुनिया में जो नया वॉरफेयर है वो पूरा एयर वॉरफेयर हो गया है। अब जमीन की लड़ाइयां कम होती है, एविएशन का सेक्टर हो गया, ड्रोन्स हो गए, मिसाइल्स हो गई, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स हो गए, इन पर ज्यादा फोकस है, इनके जरिए ज्यादा दुश्मन को मात दी जा रही है। क्या इस पर भी तवज्जो होगी डिफेंस के बजट के अंदर? बिल्कुल सही सुमित आपने कहा। आपके माध्यम से एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो वॉरफेयर का कॉन्टेक्स्ट है वो इन्फॉर्मेटाइज्ड वॉरफेयर से, जहां इंफॉर्मेशन रहती थी और उसके हिसाब से लड़ाई लड़ते थे, इंटेलिजेंटाइज्ड वॉरफेयर में आ गया, जिसका मतलब हर मशीन के अंदर AI रिलेटेड उसकी अपनी इंटेलिजेंस होगी, उसकी अपनी एक्यूरेसी होगी, उस तरह से प्रिसिशन आएगा। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, आने वाली जो वॉरफेयर होगी उसमें 3 एलिमेंट होंगे। एक तो प्रिसिशन का एलिमेंट होगा, दूसरा बियॉन्ड विजुअल रेंज का एलिमेंट होगा, सो दैट हम दूर से मार सकें जो दुश्मन हमें नहीं मारने की क्षमता रखता हो, और तीसरा नेट सेंट्रिक होगा। अगर इन तीनों को आप मिलाइए तो यही अमेरिका के भी थर्ड ऑफसेट स्ट्रेटजी है। जैसा कि अभी मेरे को पैनलिस्ट ने बताया कि जिस तरीके से संबंध चल रहे हैं पाकिस्तान के, बांग्लादेश के और चाइना के पूरे जियोपॉलिटिकल स्टॉर्म में, तो आप देखेंगे हमें उसमें खड़ा रहना है। तो हमें ये थ्रेट है, इसको ऑफसेट करना है। इसको ऑफसेट करने के लिए हमें जरूर जोर देना पड़ेगा AI पर, आपके जो ऑटोनमस वेपन्स हैं और प्रिसिशन वेपन्स हैं। लेकिन उसको हम कैसे कर सकते हैं? आपके माध्यम से मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जो MSME सेक्टर की बात होती है, जैसे हम आकाश मिसाइल बनाते हैं, इसमें MSME सेक्टर के कम से कम 300 इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं। इसका मतलब अगर आप वाकई में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो जो डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं MSME सेक्टर में, जो सप्लाई चेन की है, उनको मजबूत करना पड़ेगा, उनको डेवलप करने का चांस देना पड़ेगा। अगर आप एक जहाज का एग्जांपल HAL कम से कम 700 MSME पे डिपेंडेंट है, तो वो जब तक नहीं ठीक से काम करेंगी, उसमें रूल पोजीशंस भी आती है, इंसेंटिव्स भी आते हैं, और इन सारी जगहों पर तो डिफेंस जरूरत भी है, और डिफेंस के जरिए आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी कर सकते हैं, और डिफेंस के जरिए आप अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश भी कर सकते हैं, जो मैं अपने डिफेंस एक्सपर्ट की बात को समझ पा रहा हूं। श्रीवास्तव साहब को, मेसन साहब को। मेरे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ गए, प्रोफेसर सचिन शर्मा,
जो कि एग्रीकल्चर और ट्रेड एक्सपर्ट है। प्रोफेसर साहब शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। मैं आपके पास आऊं उसके पहले मैं चाहूंगा वो 4 स्टूडियो एक साथ दिखा दीजिए एक बार फिर से, उसको मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं जहां पर इंतजाम किया गया है नव भारत ने। और ये वो 4 सेक्टर दिखाते हैं, डिफेंस, एग्रीकल्चर और एविएशन, जो देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम करेंगे। इस पर तवज्जो होगी और इन सबके पीछे जो चीज है वो है एआई का, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, किस तरीके से उस पर सरकार एलएलएम की टेक्नोलॉजी पर काम करती है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, प्रोफेसर शर्मा के पास आना चाहूंगा। प्रोफेसर शर्मा, आपकी एक्सपेक्टेशन इस बजट से 2 बड़ी चीजें जो आप चाहेंगे निर्मला सीतारमण के उस टैबलेट से जरूर निकल के आए जो उनके हाथ में है। सबसे पहले धन्यवाद मुझे आमंत्रण देने का। 2-3 चीजें मैं बजट के बारे में बोलना चाहता हूं कि जब हम बजट की तरफ देखते हैं तो सिर्फ ये 1 साल का नहीं, हमें पूरा पिक्चर कंटिन्यूटी देखना होता है। तो अगर मैं 11 साल से अगर देखें कि पीछे कैसे गवर्नमेंट ने किया है, तो गवर्नमेंट ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे फोकस किया है। अगर आज आप बाहर निकले और रोड की तरफ देखें, आप मैरीटाइम देखिए, आप एयरफेयर देखिए और लॉजिस्टिक एक्सपेंडिचर आप गवर्नमेंट का ओवर द पीरियड देखें, तो ये सबसे बड़ा योगदान जो गवर्नमेंट का है। क्योंकि अगर ये 11 साल में हमारा फाउंडेशन बना है डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए, विकसित भारत के लिए, तो अगले 22 सालों में हम सभी स्टेक होल्डर को, चाहे हम वैज्ञानिक हो, चाहे हम प्रोफेसर हो, चाहे हम फार्मर्स हो, चाहे हम बिजनेसमैन हो, हम सबको मिलके अब अपना अपना योगदान करना होगा। अब आती है बात कि मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है। इम्पोर्टेंट चीज है कि एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट ने सबसे बहुत ज्यादा फोकस किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पीएम किसान स्कीम लॉन्च किया था, जिसमें हम लगभग 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा हम फार्मर्स को दे चुके हैं। इसके अलावा आप देखेंगे एमएसपी पॉलिसी, जिसमें एमएसपी डिफरेंट क्रॉप्स पीस हुआ है, सस्टेनेबल हुआ है, गवर्नमेंट है, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड हमारा काफी हद तक बढ़ा है। और अगर आप एग्री की आप बात करें कि मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं, जब हम एग्रीकल्चर के बजट की बात करते हैं तो हम सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के बजट को देखते हैं, पर एग्रीकल्चर वहीं तक सीमित नहीं है। आप देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हजबरी है, वो एक सब्सटेंशियल अमाउंट एग्रीकल्चर वो करती है। हमारा सब्सिडीज जो है वो फर्टिलाइजर सब्सिडी के मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल के अंडर आता है। तो जब हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं और अगर हम रूरल डेवलपमेंट की बात हैं, तो पूरा बजट में किन किन कंपोनेंट पे गवर्नमेंट ने क्या किया है इसको देखना होगा। और मेरा विश्वास इस बार भी है, जैसे पिछली बार भी गवर्नमेंट ये करती थी, कि ये कंटिन्यूटी रहेगी। फार्मर सेंट्रल पॉइंट रहेगा हमारे बजट का, और तभी हम आगे विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ मैं एक चीज पर अंडरलाइन करके आप तमाम महानुभावों का, एक्सपर्ट का ध्यान लेके आना चाहूंगा, और मेरे ख्याल से वो बहुत क्रिटिकल चीज है जिसपे हम लोग बहुत कम फोकस कर पाते हैं, और हम लोग जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं उसको तो फोकस करना ही चाहिए। वो है पोल्यूशन। जिस तरीके से गीता गोपीनाथ ने कहा डावोस में, वो साफ तौर पे दिखाता है कि कितना बुरा इंपैक्ट पड़ता है इस पोल्यूशन का, जो सीधे तौर पर नहीं दिखाई देता आपकी अर्थव्यवस्था पर, लेकिन उसकी वजह से आपका हेल्थ सेक्टर इंपैक्ट करता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इंपैक्ट करता है, ओवरऑल सब चीज पे बुरा असर डालता है। क्या आरती टिक्कू, मेरा सवाल आपसे है, क्या आप बोलती हैं, आप यहाँ रहती हैं, आप यही हम इसी आबो हवा में हम लोग सांस लेते हैं, आपको लगता है कि कुछ इस पर भी सेस लगना चाहिए कि भाई अगर आप पोल्यूशन कर रहे हैं तो आप पे जुर्माना लगेगा? देखिए, ये तो आप आइडियल सिचुएशन बोल रहे हैं कि पोल्यूशन जो कर रहे हैं उन पे सेस लगे, लेकिन किसी भी सरकार ने, इनफैक्ट यूपीए की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, वो दिल्ली की सरकार हो, हरियाणा की हो, पंजाब की हो, किसी भी सरकार ने इस डायरेक्शन में कोई स्टेप नहीं लिया है और ना ही लेगी, क्योंकि इवेंचुअली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है। और एक ग्रोइंग इकोनॉमी, आप सिर्फ इंडिया की बात नहीं करें, आप चाइना को अगर आप देखें, आप मंगोलिया को देखें, कई सारे डेवलपिंग नेशंस जिनके यहाँ पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या रही और दशकों तक रही, वहां पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ये था कि पोल्यूशन चलने दो,
क्योंकि ओवरऑल जो पोल्यूशन कर रहे हैं वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, उनकी वजह से कई सारे घर चल रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी लॉबीज इसमें होती है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई उपाय निकल के आएगा। ऐसी कोई फ्यूल टेक्नोलॉजी जिसको मदद करे सरकार, जो पोल्यूट ना करती हो? अब टेक्नोलॉजीज तो बहुत सारी, वो तो रेखा गुप्ता जी भी कोशिश कर रही है, लेकिन वो सब इंक्रीमेंटल मार्जिनल टेक्नोलॉजीज जिनकी वजह से अब थोड़ा बहुत आप देखेंगे कि रिडक्शन हुआ है। कंप्लीटली पोल्यूशन फ्री सिटीज डेवलपिंग कंट्रीज में मुझे लगता नहीं है कि ये पॉसिबिलिटी है, और इसीलिए शायद सारी सरकारें फेल हुई है। हमने लेकिन निर्मला सीतारमण जी आ रही हैं संसद भवन में अपने फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते हुए, जहां पर कैबिनेट की बैठक शुरू होनी है अब से कुछ ही मिनटों में। ये तस्वीरें कुछ ही देर पहले की है, संसद भवन परिसर से तस्वीरें आई हैं और वहां पर कैबिनेट के सामने अपने बजट भाषण को रखेंगी, बजट को रखेंगी और अप्रूवल औपचारिक तौर पर लिया जाएगा कैबिनेट का। और फिर बजट भाषण 11 बजे वो लोकसभा में पढ़ना शुरू करेंगी और जिसपे पूरे दुनिया की निगाहें आज होंगी। राष्ट्रपति के साथ कुछ देर पहले मिली थी, तस्वीरें तब की हैं। राष्ट्रपति ने परंपरा के अनुसार पिछले कुछ सालों से वो दही खिला के विदा करती है, और जैसा कि नॉर्थ इंडिया में या अधिकतर इंडियन घरों में होता है कि जब आदमी कोई शुभ काम के लिए जाता है तो घर वाले उसको शुभकामना के तौर पर एक दही खिलाते हैं, और वैसे ही राष्ट्रपति अपनी वित्त मंत्री को दही खिलाकर विदा करती हैं। वो तस्वीर भी आपके सामने अभी होगी कुछ ही पलों में, कुछ देर पहले की वो तस्वीर है। सुनील गर्ग जी, मेरा सवाल फिर उसी पे लौट रहा हूँ इस तस्वीरों के साथ साथ, और वो ये कि माना कि ऐसी टेक्नोलॉजी दुनिया में बन रही है जहां जिसके जरिए आप पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, और हमने बीजिंग का एग्जाम्पल देखा है, चाइना ने करके दिखाया, और चाइना बहुत दूर नहीं है हमसे। चाइना और हम एक साथ आज से 70 साल पहले 75 साल पहले इस रेस में दौड़ना शुरू हुआ, और चाइना कहां से कहां निकल गया, हम छूट गए चाइना के मुकाबले। हम मानते हैं कि हम डेमोक्रेसी है, हम मानते हैं कि हमारे यहाँ सवाल पूछने की, सवाल करने की एक बहुत बड़ी परंपरा रही है जो कि चीन में नहीं है। पर इसके बावजूद भी क्या चीन से इस मामले में सीखा जा सकता है कि पोल्यूशन को कैसे कम करें? देखो सुमित, मुझे लगता है कि पोल्यूशन पे आपको वार फ्रंट पे काम करना पड़ेगा और चारों फ्रंट पे काम करना पड़ेगा। जो भी आपने बात की थी ना, क्लीनर फ्यूल्स काम कर रही है सरकार, जैसे हाइड्रोजन ट्रेन आई है, एलएनजी से आ रही है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रहे हैं। दूसरा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल सस्ते क्यों नहीं होने चाहिए? इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की जो चार्जिंग फैसिलिटी है वो जगह जगह क्यों नहीं होनी चाहिए? इस तरह की चीजों को इंसेंटिवाइज क्यों नहीं किया? बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि इतनी हम देर क्यों कर रहे हैं? पेट्रोल डीजल महंगा कर दीजिए ना आप कर दीजिए कि हम इसको क्यों नहीं कर पा रहे। पर मुझे इसका एक मैं कहूंगा, समाज के जो तबका है ना जी, उसको भी आपको डिसिप्लिन करना पड़ेगा। आज भी हमने देखा होगा कि लोग कहीं भी कूड़ा फेंक देते हैं, उस कूड़े को जला देते हैं, या नदियों को गंदा कर रहे हैं, तालाब को गंदा कर रहे हैं, एनक्रोचमेंट कर रहे हैं। तो चारों, सरकार को भी, समाज को भी, नियमों को भी सख्त करना पड़ेगा। बीजिंग में क्यों हो पाया? क्योंकि नियम बहुत सख्त है। बिल्कुल, आपको पता होगा एक बार टेम्स नदी में इतनी बदबू आई थी कि संसद की मीटिंग रोकनी पड़ी थी। लेकिन उन्होंने फिर वार फ्रंट पे काम किया, और उसमें सरकार के साथ साथ जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। एक छोटे छोटे पॉइंट से जो पोल्यूशन होता है ना जी, उसको आपको खत्म करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये जो स्वच्छता का अभियान है उसको करना पड़ेगा, और जो पोल्यूशन होता है ना, ये प्रधानमंत्री की तस्वीर है, माफ करिएगा बीच में टोक रहा हूं मैं आपको। प्रधानमंत्री पहुंचे हैं कैबिनेट की बैठक के लिए। पहली तस्वीर आज सुबह से प्रधानमंत्री की दिखी है इस वक्त संसद भवन परिसर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार, तीसरी सरकार का ये दूसरा बजट, मोदी 3.0 का सेकंड बजट है। पिछले साल पहला बजट था 24 में, और ये तीसरा बजट होगा। 24 की जुलाई में आया था, फिर 25 में आया, अब 26 में आ रहा है तीसरा बजट, और उनका 9वां। हाँ, वित्त मंत्री का तो 9वां है, महिला वित्त मंत्री का तो लगातार 9वां बजट। तो लगातार एक्सपीरियंस देख सकते कितना है उन्हें। बिल्कुल। और मैं बार बार इस बात को बहुत तवज्जो देता हूं मोहित, कि देश का वित्त मंत्रालय ऐसा रहा जो कंसिस्टेंट रहा। तमाम लोग बदलते गए लेकिन वित्त मंत्री कंसिस्टेंट रही, और महिला वित्त मंत्री रही, और एक ऐसी महिला जो दक्षिण भारत से आती है और उत्तर भारत में राजनीति कर रही हैं, तो वो पूरे हिंदुस्तान की जो नब्ज है ना उसको समझती हैं। और इसीलिए इतनी विपरीत परिस्थितियों में, जब दुनिया में इतना टर्मोइल चल रहा हो, जब रूस अमेरिका आपस में लड़ रहे हो, आपस में तनाव चल रहा हो, कहीं कोई शांति नहीं दिख रही है, वहीं भारत में अर्थव्यवस्था पटरी पर रहे, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए तमाम देशों के रास्ते खुले रहें, उसके जरिए बातचीत भी चलती रहे, आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी मैनेज कर लें, फाइनेंस पॉलिसी को मैनेज कर लें, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस वक्त में। एम आई राइट? बिल्कुल, मेरा बिल्कुल सही मानना है आपका
एक तो एक्सपीरियंस लेके बैठी है, प्लस उनके पास मेजोरिटी है, तो उन्हें एक पता है कि जो सरकार की नीतियां हैं उन्हें आगे कैसे लेके चलना है। जैसे आप जानेंगे कि दिवाली के पास उन्होंने GST 2.0 में राहत दी। पिछले साल बजट में आम आदमियों को जो स्लैब रेट है उसके माध्यम से बहुत ज़्यादा रियायत दिलाई गई। तो मेरा कहीं ना कहीं मानना है कि अब वो वॉर फुटिंग पे जैसे काम हो रहा है, रिलीफ मिल रहा है, टैरिफ दुनिया भर में टैरिफ की लड़ाइयाँ चल रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए भी जो भारत है सबसे सारा टैरिफ भारत पे ही थोपा गया है, उसके बावजूद जो भारत है उसको बहुत अच्छी तरह संभाल पा रहा है। ये सिर्फ नीतियों का ही नतीजा है, मेरा मानना है। एक चीज मैं रुचिका आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो सरकार ने बहुत बड़ी मदद की थी कोविड के समय में मुफ्त अनाज देने की, करीब क्या वो लगता है स्कीम कंटिन्यू कर रही है, और अगर करेगी, करती रहेगी आगे भी, तो कितना ज्यादा बोझ डाल सकती है सर हमारी अर्थव्यवस्था पर? देखिए, मुझे लगता है कि मुफ्त अनाज या मुफ्त सब्सिडीज देने से अच्छा ये है कि जो गवर्नमेंट है वो लेबर इंटेंसिव फैक्ट्रीज पे ज़्यादा तवज्जो दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि अगर सबको जॉब मिलती है या सब काम करते हैं तो वो सेल्फ सस्टेन रहेंगे, खुद कमाएंगे, रादर देन सरकार उनको सब्सिडीज दे और बोझ डाले एक अर्थव्यवस्था पे हमारी। साथ में एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, आप जब पॉल्यूशन की बात कर रहे थे तो इंडियन गवर्नमेंट हमारे इनकम टैक्स के अंदर एक छूट मिलती थी। जब आप ईवी व्हीकल्स खरीदते थे तो जो भी इंटरेस्ट पे करते थे उसके ऊपर इनकम टैक्स की छूट मिलती थी, जो 2 साल से बंद हो गई है। शायद इस बजट पे, क्योंकि एक पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हम सब उसको भुगत रहे हैं, आप देखिए हेल्थ सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, तो R&D पे इतना खर्चने से अच्छा अगर हम एक ये भी लेके आए प्रपोजल, वापस जो डिडक्शन थी जो हमें मिल रही थी सेक्शन 80 के अंदर, वापस अगर गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करती है तो शायद लोग ईवी व्हीकल्स ज्यादा खरीदेंगे, तो कम से कम एक साइड से हमारा जो पॉल्यूशन है वो रिड्यूस होगा। नहीं, वो आप बिल्कुल ठीक बोल रही हो, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन वो उसको रिफ्यूलिंग की व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। वो आपको चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलते हैं, चार्जिंग स्टेशन को लेकर इश्यूज हैं, चार्जिंग स्टेशन है तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहाँ पे पावर जनरेट दिक्कत आ रही है, ऐसे बहुत छोटी छोटी दिक्कत। हम दिल्ली में रहते हैं तो पता नहीं चलता, लेकिन अगर कोई ईवी खरीद कर दिल्ली से बाहर चला जाए 70 किलोमीटर दूर, तो वहां पे उसको कितनी दिक्कतें आती हैं, ये मतलब हम रोज की कहानियों में देखते हैं। आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं 2 बातें बताना चाह रहा था कि आपने ना वित्त मंत्री ने कैसे मैनेज किया जी। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे देश का जो इन्फ्लेशन है वो 5% से कम है, और डेवलप्ड नेशन का अमेरिका इन्फ्लेशन 5 से ज्यादा है। यानी ऐसा इतना मैक्रो इकोनॉमिक्स को मैनेज करना, और थम्स टू हर कि सारे फैक्टर्स, फिस्कल डेफिसिट अंडर कंट्रोल है, टैक्स की कलेक्शंस बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अंडर कंट्रोल है, और सबसे तेज ग्रोइंग इकोनॉमी है हम आज पूरे हिंदुस्तान की। तो ये सारे फैक्टर्स मैक्रो स्टेबिलिटी को दिखा रहे हैं, और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रूम अवेलेबल है मैडम के पास में इस बार क्रांतिकारी बजट लाने का। फिर से क्रांतिकारी, कितनी क्रांति हम लेके आना चाहेंगे? पिछली बार तो क्रांति आई थी एक बार, लेकिन विपक्ष क्या सोच रहा है? प्रियंका गांधी की कुछ रिएक्शन मिला है संसद से, वो सुन लेते हैं। I don't have much expectation, but let's see. I don't have much expectation, but let's see. I don't have much expectation, but let's see. चलते चलते हैं, लेकिन अमूमन विपक्ष की प्रतिक्रियाएं क्या होती है हमको पता है। विपक्ष में चाहे कोई भी रहे, वो पहले से आरती आपको भी पता है कि वो 1 बजे क्या रिएक्शन देंगे, है राइट? बिल्कुल बिल्कुल, हमें बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहिए कि कोई भी पॉजिटिव रिएक्शन आएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, चूंकि ग्लोबल डिसरप्शन है, और उस चैलेंज को जिस तरह से निर्मला सीतारमन डील कर रही है, मुझे लगता है कि उसके लिए उनको क्यूडोज देने चाहिए। बहुत इजी समय नहीं है, आपने सही कहा था कि टफ डिसीजंस का टाइम है, और जब हम पोल्यूशन की बात करते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अखिलेश यादव कुछ बोल रहे हैं, सॉरी यार। भाजपा की सरकार से जब उम्मीद नहीं है तो उनके बजट से क्या उम्मीद होगी? और अभी तक के जो बजट बने हैं, जो देखने को लगता है 1/20 लोगों के लिए बजट है, इसका मतलब यह हुआ कि 5% लोगों के लिए बजट बनाया जाता है। बजट के माध्यम से भाजपा अपने लोगों को सेट करती है, उनको मुनाफा कैसे हो, उनकी तरक्की कैसे हो। अच्छा बजट वही होता है जिससे गरीब की तरक्की हो, खुशहाली हो, और उनके चेहरे पर मुस्कान आए। और बीजेपी को अपने घोषणा पत्र पढ़ने चाहिए और देखने चाहिए
कि कितने स्मार्ट सिटी बने हैं। वो स्मार्ट सिटी जो दावा करता था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे अच्छा काम किया है, सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले हैं, वहीं पर खराब पानी पीने से लोगों की जान चली गई। अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म जहां पर दुनिया के लोग अपनी अच्छाई बताने आते हैं, अपने देश की क्या अच्छाई है वो बताने आते हैं, वहां पर हमारी सरकार के लोगों को ये फेस करना पड़ा कि यहाँ की हवा खराब है, जिसकी वजह से निवेश नहीं आ सकता है। ये तो भगवान की कृपा है जो पानी बरस गया, हवा चल गई, नहीं तो हम और आप लोग सांस भी नहीं ले सकते थे यहाँ पे खड़े होकर के। सोचिए उससे कितना नुकसान हो रहा है, कितने लोगों की जान जा रही है, कितने लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है। तो इसके लिए क्या किया? आप कह रहे खाद्यान्न में हम यहाँ पहुंच गए, वहां पहुंच गए, लेकिन किसान क्या उसकी आय दोगुनी हो गई इस महंगाई में? आइए दो और स्टूडियो है हमारे, यहाँ से बाहर निकलते हैं और लिए चलते हैं आपको खुली फिजाओं में और खुली जगह पर, जहाँ पर हमारे दो साथी मौजूद हैं। और किसान स्टूडियो में मेरी सहयोगी श्वेता है और हमारे एविएशन स्टूडियो में राकेश मौजूद है। पहले श्वेता के पास आते हैं। श्वेता के पास ज़्यादा अच्छी वहाँ पर मुझे सेटिंग दिखाई दे रही है, कम से कम ये धूप दिखाई देती है, खुला आसमान दिखाई देता है, हरे खेत दिखाई देते हैं, आंखों को सुकून मिलता है। लेकिन इस सुकून के बीच में किसानों की चिंता बहुत ज़्यादा है। और जिस जगह पे आप खड़ी हैं श्वेता, मैं समझ पा रहा हूँ इस इलाके में बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, किसानों की ज़मीनों का अधिग्रहण हो रहा है, किसानों में नाराज़गी भी है। अगर किसानों को पैसा मिल रहा है तो, लेकिन उसके बदले में उनको नाराज़गी भी झेलनी पड़ रही है कि उनको अपना मूल स्थान छोड़कर कई किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। आप इन किसानों से पूछकर आप क्या भाप पा रही हैं? बिल्कुल सुमित जी, आपने बिल्कुल सही कहा। समस्याएं हैं, समस्याओं का अगर समाधान है तो समाधान के आगे फिर समस्या है। और इस समस्या का समाधान क्या निर्मला सीतारमण का आज बजट करने वाला है? क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही थी, एक्सपर्ट्स कह रहे थे, पोल्यूशन की एक बात हुई, दिल्ली एनसीआर के लोग झेलते हैं, आप और मैं झेलते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ी वजह बताई जाती है दिल्ली एनसीआर में, खासकर पराली को लेकर, कि पराली जलाए जाते हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन का स्तर बढ़ जाता है। खासकर हम दीपावली के वक्त का देखें, उस पर पटाखे भी छोड़े जाते हैं और इस पर एक लंबी चौड़ी बहस होती है। तो किसानों से ही जानते हैं कि पराली ना जलाएं किसान, इसके लिए सरकार जो मदद मुहैया कराती है, या जो हरियाणा सरकार है या जो राज्य सरकार है, दिल्ली की सरकार जो मदद कर रही थी, क्या वो मदद पहुंच पाती है किसानों को? क्यों पराली आज भी एक समस्या बनी हुई है? पराली को लेकर जो बातें कही जाती हैं, पोल्यूशन का स्तर हम देखें, कैसे स्मॉग रहता है, मोटी चादर, आपके भी बच्चे, हम लोग भी, सब लोग, मतलब बीमारी इससे बढ़ रही है। तो इसकी समस्या का समाधान के लिए कहते हैं किसान जिम्मेदार है। कैसे आप लोगों को फायदा मिलता है क्या? श्वेता जी, किसान पर तो आरोप लगाया जाता है। AQI हमें पता है कि बहुत ज्यादा बड़ा रहता है एनसीआर में, और हम भी झेल रहे हैं, आप भी झेल रहे हैं। तो लेकिन पराली ना जलाएं। मैं इस बात पे आ रहा हूँ। आप देख लीजिए, और आप जहाँ खड़े हैं आप यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ पर जो मिट्टी आज भी काली हुई पड़ी है। हम लोगों ने पराली जलाना बंद कर दिया है, उनका खरपतवार बनाते हैं, उसी को खेत में डालते हैं। लेकिन सरकार को इस जो पॉल्यूशन से रोकने के लिए इस पर काम करना पड़ेगा। दिल्ली में जो आपने दुनिया भर का यहाँ पॉल्यूशन कंपनियां चल रही हैं, जो गाड़ियां हैं उनसे धुआं होता है, उसको नहीं दिखता सरकार को टारगेट सिर्फ जो सैटेलाइट सरकार ने लगा रखा है उसके निशाने पे सिर्फ देश का किसान है। लेकिन छोटे छोटे किसान आज भी पराली जलाते हैं, ये भी एक सच्चाई है। हरियाणा में और भी जगह हमने देखा है कि ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। हमारे यहाँ पराली नहीं जलाते जी, नहीं जलाते। हम तो चारे में ज्यादातर किसान जागरूक हम तो खाद बनाते हैं। हाँ जी, पराली नहीं जलाते हमारे। देखिए सुमित जी, यहाँ जो किसान मौजूद है वो तो यही कह रहे हैं कि हम पराली नहीं जलाते, तो सिर्फ किसानों को जिम्मेदार ठहरा देना ये उचित नहीं होगा। दूसरी बात ये हुई कि हमें विकसित भारत, एक एक्सपर्ट को मैं सुन रही थी जी, मैं लौटूंगा आपके पास, एक रिएक्शन ले लेते हैं क्योंकि अब केवल 20 मिनट का वक्त बाकी है, 25 मिनट का वक्त बाकी है, और उन लोगों से, अपने जो साथी हैं उनसे ही बात कर लेते हैं। एक बार एविएशन स्टूडियो चलते हैं, राकेश पांडे के साथ दो एक्सपर्ट हमारे पास बैठे हुए हैं। राकेश, एविएशन सेक्टर में सुरक्षा को लेकर, हवाई जहाज के साथ दुर्घटनाएं ना हो, इसको लेकर क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स? क्या चाहिए उनको बजट में? छोटी सी, चूंकि बहुत देर से बातचीत मैंने आप लोगों की सुनी, शुरुआत आपने निर्मला सीतारमण की साड़ी से, और आरती टिक्कू जी ने कहा कि एक संकेत होता है, तो एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर देता हूं कि जो उन्होंने साड़ी पहनी है वो कांचीवरम सिल्क साड़ी है। तमिलनाडु की दशकों पुरानी जो वीविंग लेगेसी है उसको शो करते हुए पर्पल कलर की है, और कॉफी ब्राउन
बॉर्डर है उसका, इसका एक अपना अलग है। और हर बार निर्मला सीतारमण जब ऐसे मौकों पर होती हैं तो वो कांजीवरम मतलब तमिलनाडु ज्यादा प्रमोट करती है। कांजीवरम मतलब तमिलनाडु। राकेश, यहाँ आपने जैसे कांजीवरम कहा, आरती टिक्कू मुस्कुरा पड़ी कि तीर निशाने पर है। नहीं, वो तो जाहिर सी बात है कि बोलिए, आरती बोल रही, मैं आ रहा हूँ आपके पास। जाहिर सी बात है कि निर्मला सीतारमण की प्रेफरेंस कांचीवरम की ही होगी, और कांचीवरम सबसे बेस्ट सिल्क और सिल्क एथनिक साड़ी जो है कांचीवरम ही है। साथ ही साथ चूंकि मैंने कहा कि सर्दियां भी है, इसलिए कांचीवरम पहनना लायक था। और तीसरी बात ये कि जो कलर पहना है उससे भी मैं दोबारा वही कहूंगी कि वाइब्रेंसी वो दिखा रही है, असर्शन दिखा रही है, और वो दिखा रही है कि वो मजबूती से खड़ी हुई है। कोई बड़ा आश्चर्य नहीं होगा राकेश अगर आपको बात शाम थोड़ी देर में ये भी पता लगे कि जो शॉल कंधे पे है वो असमीज है, उसमें असम का कोई कल्चर है, और बाकी जो चीजें हाथ में हैं उनमें कोई बंगाल का कोई कल्चर है। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, लेकिन हमारा काम है इस तरह की खबरों को देखकर लोगों तक बताना। राकेश, कंटिन्यू। अब शॉल सुमित जी, कश्मीर की स्पेशलाइजेशन है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, रंगों पर बातचीत आई सुमित जी, तो रंगों पर बातचीत आई जो आरती टिक्कू जी ने कही, तो वो पर्पल कलर की कट्टम कांचीवरम साड़ी है, लाइट गोल्डन ब्राउन चेक्स कट्टम एंड अ कॉफी ब्राउन बॉर्डर विथ थ्रेड वर्क। ये पूरी उसकी इंफॉर्मेशन है साड़ी की। सारी महिलाएं मुस्कुरा रही है इस टाइम पे। जितनी महिलाएं अपने स्क्रीन पे दिखाई दे रही है ना राकेश, और जैसे आप बताते जा रहे हैं, मैं वंदना जी को देख रहा हूं, मैं आरती को देख रहा हूं, मैं रुचिका जी को देख रहा हूं, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट है साड़ियों के नाम सुनते थे। ये तो अब आपने यहाँ जेंडर इशू खड़ा कर दिया। आप साड़ी समझती हैं, हम लोग साड़ी समझते नहीं है, मैं तो नहीं समझता हूँ। इंडिया रिप्रेजेंट कर रही है तो सारी स्टेट्स का कॉम्बिनेशन दिखाएंगे अलॉन्ग। नहीं, ठीक है, चलिए। चूंकि एविएशन स्टूडियो में है और जब तक आप दूसरे मेहमानों से बातचीत कर रहे थे तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आई तो मुझे लगा कि शेयर कर देता हूँ, इसलिए मैंने शेयर कर दिया। लेकिन बहल सर, एयरक्राफ्ट की सिक्योरिटी, सिविल डिफेंस, ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पर सरकार शायद सोच रही होगी, और टैबलेट से हो सकता है ये सब निकले। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। जैसे अनकंट्रोल्ड एयर स्पेसेस हैं, वहां की जो एयरफील्ड्स है, क्या उनके अंदर वो वाली फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जो एयरपोर्ट में होनी चाहिए, जैसे कि उनको कोई नेविगेशनल फैसिलिटीज या एयर ट्रैफिक कंट्रोल या वेदर की मेट्रोलॉजिकल फैसिलिटीज ऐसी नहीं है, तो इस पे सोचना पड़ेगा। दूसरी एक इंटीग्रेशन करने की जरूरत है। एक चीज सर, मैं माफी के साथ मैंने रोक दिया, चूंकि सुमित जी स्टूडियो में है, उन्होंने जब हमारी ये बातचीत हुई थी तो उन्होंने बारामती का भी जिक्र किया था। बारामती जहां पर अजित पवार की विमान दुर्घटना में मौत हुई, वहां पर प्रॉपर एटीसी नहीं है, जो इंस्ट्रक्टर हैं वो डायरेक्ट करते हैं। जब पुणे से ग्रीन सिग्नल मिला था, क्या ऐसे एयर स्ट्रिप को लेकर भी सरकार सोचेगी? बिल्कुल। और जब मैं अनकंट्रोल्ड एयर स्पेस की बात कर रहा हूं तो बारामती उसका बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि वहां पे ना वीओआर, डीएमई, ना आईएलएस इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, ऐसी कोई भी फैसिलिटीज नहीं है। और जो वहां फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो ही अपने इंस्ट्रक्टर्स का इस्तेमाल करती है एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए। अगर उनको ये क्लैरिटी नहीं है कि एक्चुअल विजिबिलिटी क्या है और विजुअल फ्लाइट रूल्स के अंदर जो फ्लाई करना होता है ऐसे एयरफील्ड्स के अंदर, तो क्या वो पायलट ऐसी स्थिति में पहुंच सकता है जहां पे डेंजरस हो जाए? तो इन सेफ्टी फैक्टर्स के ऊपर भी गवर्नमेंट को बहुत ध्यान देना पड़ेगा, और इसके लिए मैं चाहता हूं एक इंटीग्रेशन हो एयरफोर्स और सिविल ऑर्गेनाइजेशंस की, जबकि ऐसी एक क्विक कमेंट, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है। वंदना जी, आप कुछ कहना चाह रही थी पीपीपी मोड को लेकर? जी, मैं ये कहना चाहूंगी, जो पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं इस पे हमें बहुत ज्यादा फोकस देना है, बिकॉज विद रैपिड एक्सपेंशन और जो प्रेशर बन रहा है ओवर एवरीथिंग, हमें देखना है। एज ऑफ नाउ 25 एयरपोर्ट्स आर ऑलरेडी रेडी, सच एज वाराणसी, सच एज भुवनेश्वर, सच एज अमृतसर, ये रेडी हैं। तो हमें इनकी वी हैव टू where the control stays with Airport Authority of India, but a private enterprise has to be brought in for leasing out, so that इनका upgradation जल्दी से जल्दी rapidly हो। एक तरफ हम बात कर रहे हैं 850 commercial airlines, commercial equipment is going to raise to triple fold to 2,250 by 2035. अब जब हमारे ऑर्डर्स इतने चले गए हैं, we are expecting 1,500 more equipments to come। दूसरी तरफ हमारे क्या एयरपोर्ट्स रेडी हैं? जी, एयरपोर्ट्स को रेडी करने के लिए प्राइवेट पब्लिक एंटरप्राइज को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। अंबानी एम्ब्रायर पार्टनरशिप इज वन वेयर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एम्ब्रायर इज हैपनिंग, मेड इन इंडिया इज हैपनिंग,
बट एट द सेम टाइम बहुत और कुछ होना चाहिए इस विषय में, एंड सेफ्टी स्पॉटलाइट ये सब राकेश जाहिर तौर पर ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स है जिस पर तवज्जो दे दिया होगा वित्त मंत्रालय की टीम ने जिसने बजट तैयार किया। जब आप बात कर रहे थे ना तो श्वेता हाथ उठा रही थी, मुझे बताया गया। श्वेता कुछ बोलना चाह रही है, फिर मैं अपने डिफेंस स्टूडियो में चलूंगा। श्वेता क्विकली। जी सुमित जी, बस मैं ऐड ऑन करना चाह रही थी कि साड़ी की बात चली है, अगर कांजीवरम है तो तमिलनाडु की, तो मैं कह रही थी कि जो दही खिलाई जाती है ना, आज जरूर वो मिष्टी दही रही होगी बंगाल का प्रतिनिधित्व करता हुआ। आज मिष्टी दही खाकर ही निर्मला सीतारमण निकली होंगी बजट पेश करने के लिए। जी श्वेता भट्टाचार्य, आपकी बात से हम समझ गए। हमारे पास डिफेंस एक्सपर्ट है एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव, मेजर जनरल संजय मेस्टन। जनरल साहब, साड़ी वाड़ी तो बहुत हो गया, लेकिन मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। जिस तरह की वॉर लाइक सिचुएशन में हम लोग आज की तारीख में हैं, रूस के साथ भी दोस्ती रखनी है, इजराइल के साथ भी रखनी है, अमेरिका के साथ भी रखनी है। मागा की बात करते हैं राष्ट्रपति ट्रंप, हम जब वो मागा की बात करते हैं तो हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको लगता नहीं है कि कोई कहीं आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है? क्या अगर आप अमेरिका करेंगे, हम भारत करेंगे, तो कोई टिफ तो आप नहीं देखते सिचुएशन में? बिल्कुल, इसको देखिए, मैं इस संदर्भ में लेना चाहूंगा कि पहली बात, भारत अपना नेशनल इंटरेस्ट और एम डिफाइन करता है, और जो हमारे नेशनल हित में है वो भारत करेगा। तो हम बिल्कुल अमेरिका के सामने बिल्कुल झुकेंगे नहीं। और आपने जैसे वो जब फार्मर से भी बात हो रही थी, एक फार्मर ने बोला भी था कि ये गवर्नमेंट की सराहनीय करना चाहिए कि ये जो मिल्क, ये जो डेयरी है और ये अपने फूड प्रोडक्ट्स है, ये भारत नहीं ले रहा है अमेरिका से, जबकि बहुत दबाव है। तो जब नेशनल इंटरेस्ट हमारा सुप्रीम रहता है तो मेरे ख्याल भारत बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करना नहीं करेगा। और प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि जैसे अभी आपने ये भी बताया कि वो बोल रहे हैं वेनेजुएला से ऑयल खरीदो, बिल्कुल वो चाहते हैं कि भारत पे प्रेशर बना रहे, लेकिन भारत वो करेगा और वो करना चाहिए जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में। इसीलिए आज हम इजराइल के साथ हम बात कर रहे हैं। एयर वाइस मार्शल श्रीवास्तव, ये जो बात जनरल मेस्टन कह रहे हैं, इसी में मैं आपको तवज्जो भी लाना चाह रहा था कि भाई भारत किससे तेल खरीदेगा ये भारत तय करेगा। ईरान से लेना है, वेनेजुएला से लेना है। राष्ट्रपति ट्रंप इंडिया का बजट आने वाला, उसके 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले वहां से बता रहे हैं कि भारत ने फैसला किया कि ईरान से नहीं लेगा, वो वेनेजुएला से लेगा। ये कहकर क्या करना चाह रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप? देखिए सुमित, मैं एक बात कहना चाहूंगा। राष्ट्रपति ट्रंप आई थिंक जो उनका नेचर, और जैसे रीड किया है ग्लोबल के सारे लीडर्स ने, कि वो सुबह उठते हैं और कुछ ट्वीट कर देते हैं जिसका एक तरीके अभी से तो वहां रात हो रही होगी, अभी सोने जा रहे होंगे वो। नहीं, वो तो 1 बजे 2 बजे हमेशा ऐसे ही ट्वीट करते रहते हैं, और उसका ये रहता है कि इम्पैक्ट पूरे ग्लोब पे पड़ता है। लेकिन अब लोगों ने उसको समझना शुरू कर दिया है। एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, अमेरिका और अमेरिकन पीपल, जो वहां का सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर है, वो डेमोक्रेटिक है। दिस इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, दैट इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, और हमारे बीच में एक तरीके का समन्वय होगा ही होगा। ये ट्रंप की जो सेल्फ ऑब्सेस्ड जो नीतियां हैं, जिसमें उनका अपना ईगो इन्वॉल्व है, पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज इन्वॉल्व है, मुझे अप्रोच क्यों नहीं किया, मुझसे बात क्यों नहीं की, क्योंकि आपने सुना होगा कि ये कॉमर्स सेक्रेटरी ने उनके बोला कि अगर मोदी बात कर लेते तो शायद बात बन जाती। बिल्कुल ठीक बात है। तो अमेरिका अपनी डेवलपमेंटशिप या दादागिरी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो दिखाने की कोशिश करता है। सॉरी, मैं आपको इंटरवीन कर रहा हूं, और इंटरवीन करने की वजह बहुत बड़ी है। वो ये कि कैबिनेट से, मोदी कैबिनेट से निर्मला सीतारमण को अपना बजट पेश करने की मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट ने बजट को अप्रूव कर दिया है। मेरे सहयोगी अमित कुमार और जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं विजय चौक से। अमित, ओवर टू यू। जी हाँ, देखिए, कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है और थोड़ी देर बाद 11 बजे निर्मला सीतारमण कैबिनेट में लोकसभा में बजट पेश करेंगे। लेकिन ये जो, क्योंकि अब वक्त मुश्किल से 10 मिनट का बचा है, तो सुमित जी, मुझे लगता है वो बात करनी चाहिए जो कि पहले बजट के समय होता था। आप पहले से जाते रहे हैं और मैं करीब 2005 में पहली बार गया था, तो उस समय बड़ा दिलचस्प बात होती थी। जब हम लोग जाते थे तो सुबह से लाइन लगते थे। एक रूम नंबर 55 होता था, जो पुराना पार्लियामेंट है, जो कि पीपीआर ऑफिस होता था, सुमित जी अगर आपको याद हो, जहां पर बजट की कॉपी मिलती थी। करीब 2.5 से 3 घंटे हम लोग लाइन लगते थे, वो कॉपी उठाते थे, फिर एक राइडर बाहर खड़ा होता था और हम लोग भागते थे। हम लोग वहां से रफ्तार से भागते थे कि कौन पहले वो राइडर को पकड़ाएगा, ताकि वो जो बजट की कॉपी है वो सीधे ऑफिस पहुंचेगा और फिर वहां पर एक्सपर्ट जो है और जो ऑफिस के लोग हैं वो उसको एनालिसिस करके फिर खबर को आगे बढ़ाएंगे। तो ये प्रोसेस हुआ करता था, आपको अगर याद हो तो। बाद में फिर कूपन देना शुरू हुआ, तो इसके बाद फिर बजट की कॉपी धीरे धीरे कम हुई, तो सांसदों से
बजट की कॉपी कैसे लेना है, किसी के हाथ से छीन के भागना है, ऑफिस पहुंचाना है। तो ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी होती थी बजट के दिनों की। ट्रेड सीक्रेट बता रहे हैं, आपको याद हो संजय सुमित जी, सारे ट्रेड सीक्रेट आपने लीक कर दिया, झगड़े होते थे तो ये बड़ी दिलचस्प कहानी थी। और ये जो ट्रेड सीक्रेट आप लीक कर रहे हैं ना, मुझे लगता है सुमित जी की ये जो रेल बजट जब से अलग हुआ, अगर जी आप बोलिए कंप्लीट। वो देखिए, वो मुझे लगता है कि बहुत देर हो गया कि ये हो सकता वो हो सकता, लेकिन थोड़े हल्के फल्के चीजें बात होनी चाहिए। और मुझे अगर याद हो, आपको भी याद हो कि हम लोग अक्सर लालू के यहाँ पर होते थे, लालू जब रेल मंत्री थे, तो पहले जो बजट होता था, बजट में इंटरेस्ट क्या होता था, दो ही चीज का, क्या सस्ता होगा क्या महंगा होगा, जो जीएसटी के बाद खत्म हो गया। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट होती थी कि कौन सी रेल कहां पर रुक रही है और किराया बढ़ रहा है या घट रहा है। अब जाकर अगर बजट में देखिए तो आम आदमी को सिर्फ एक इंटरेस्ट है कि इनकम टैक्स में कितना रिबेट। मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहूंगा, या मैं थोड़ा सा आपसे डिफर करता हूं अमित, अगर मैं गलत बोलूं तो मुझे करेक्ट करेगा कोई तमाम पैनलिस्ट। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि क्या सस्ता क्या महंगा जीएसटी के बाद से बदल गया है, वो अब वो दिलचस्पी नहीं रही। लेकिन बीते 5 साल में कोविड के बाद से बहुत बड़ी संख्या में इंडियन इकोनॉमी के लोग जो हैं वो शेयर मार्केट में आए, और वो तमाम लोग जो जिनके पास थोड़ी बहुत भी अर्निंग है वो म्यूचुअल फंड्स में, वो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, और वो बजट भाषण का इंतजार करते हैं कि किस सेक्टर के लिए अनाउंसमेंट हो रहे हैं और किस सेक्टर को तवज्जो नहीं मिली है। और आप देखिएगा आज भी ये होगा, उन सेक्टर के शेयर अचानक से बढ़ते हैं या घटते हैं जिनका जिक्र होता है या नहीं होता है रिस्पेक्टिवली। और इसीलिए अभी भी बजट भाषण की दिलचस्पी बनी हुई है, और शायद इसीलिए आज के दिन भी मोहित प्लीज करेक्ट मी, संडे होने के बावजूद भी शेयर मार्केट खुला हुआ है। बिल्कुल जी, ये अपने में एक ऐतिहासिक है कि संडे का दिन है और गवर्नेंस की बात हो रही है रादर देन कन्वीनियंस की। संडे यूजुअली थोड़ा लाइट होता है, पर आज शेयर मार्केट का खुलना और बजट की ओर आंखें लगाए रखना, उम्मीदें रखना, ये अपने में एक बहुत बड़ा संदेश जाता है। मेरा मानना है कि अगर टैक्स की बात करी जाए तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे पिछले साल बहुत रियायतें दी गई थी, तो अगेन मेरा यही मानना है शायद से इस साल वो कुछ ज्यादा फेरबदल ना कर पाए, बट फिर भी जैसा कि आपने कहा कि जिस भी बजट में जिस भी सेक्टर की तरफ निर्मला जी अपना ध्यान आकर्षित करती हैं वो सेक्टर के प्राइसेस बूम हो जाते हैं। पता चलता है कि सरकार की नीतियां किस ओर है और वो किस पर्टिकुलर सेगमेंट की ओर ज्यादा आकर्षण दिखा रही है अपना। देखिए, अगर रोजगारोन्मुखी बनाना है, इसको एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग बजट बनाना है, तो मुझे जो लगता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर, वो स्पेसिफिकली मैं बोलना चाहूंगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर, आईटी सेक्टर को लेकर भी बहुत सी स्कीम्स, बहुत सी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो लोगों को इनकरेज करें कि आप रिसर्च करें, आप इस तरह के मॉडल्स लेकर आए जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक तरह का नई शुरुआत करने को मिले। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, करेक्ट मी आरती इफ आई एम रॉन्ग, कि दुनिया के और देशों के मुकाबले इस जगह पे अभी हम थोड़े पिछड़े नजर आ रहे हैं, चीन के मुकाबले, अमेरिका के मुकाबले, खासकर एआई के क्षेत्र में जिस तरीके से बहुत तेजी से चीजें बदली हैं। देखते देखते साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर कितना कुछ बदल गया है। सुमित, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि हाँ, जहाँ पे इनफैक्ट इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी थी आज से 40 साल पहले जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, और तब तक इनफैक्ट चाइना और इंडिया की जो ट्रैजेक्टरीज थी लगभग सिमिलर थी, लेकिन 80s में उन्होंने एक रुख लिया और हम लोग पीछे रह गए। और हमने जो अपॉर्चुनिटी उस वक्त मिली थी हमने उसको पूरी तरह से ऑप्टिमली हमने उसको एनकैश नहीं किया। इसकी वजह से बेशक आईटी सेक्टर बड़ा हो, आईटी सेक्टर की वजह से बड़े बड़े सीईओज जो दुनिया में है, अमेरिका में है, यूरोप में है, इंडियंस है, लेकिन इन हाउस इंडिया के अंदर हम लोग पीछे रह गए। एआई खासकर वो तो साफ जाहिर है कि उसमें हम बहुत पीछे हैं। लेकिन मैं एक बात, मुझे लगता है ये कर्तव्य है किसी भी एनालिस्ट का और किसी भी एक्सपर्ट का ये कहना कि एक तरफ से हम लोग बिल्कुल चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, और हम ये भी मान के चल रहे हैं कि जर्मनी को पीछे छोड़ रहे हैं, जापान को, इंग्लैंड को, यूके को, और आने वाले समय में जैसे गर्ग जी ने कहा कि यूएस को भी पीछे छोड़ देंगे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट ये समझना है कि जीडीपी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से इंडिया अभी भी 145th रैंक पे है, मतलब 200 अगर देश है तो हम बहुत पीछे हैं। उसका मतलब ही यही है
कि ओवरऑल जो बेशक हमारी इकोनॉमी मिडिल क्लास की अच्छी चल रही हो, अपर मिडिल क्लास अच्छा जा रहा हो, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग जो देश में है वो पीछे है, और उनको अपलिफ्ट करने का मतलब है कि जीडीपी पर कैपिटा इनकम जो है सबका अपलिफ्ट होना चाहिए। हम लोगों को सिर्फ जीडीपी पे फोकस जब हम करते हैं कि हम बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो नंबर्स की वजह से है। क्या हम चाइना के करीब पहुंच सकते हैं बहुत तेजी से जीडीपी पर कैपिटा इनकम के क्षेत्र में? क्योंकि जब वो होगा तो मान के चलिए कि एआई, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स, इतनी जितनी भी सेक्टर्स है वो वहां पे जॉब क्रिएशन जब होगा तभी जीडीपी पर कैपिटा इनकम आएगा, और तभी हम एक डेवलप नेशन के रूप में देखे जाएंगे। और ना ही मुझे लगता है कि हम लोगों को क्लेम भी करना चाहिए कि हम एक डेवलप पूरी तरह से विकसित नेशन है, जब तक हर एक देशवासी के पास वो परचेजिंग पावर हो और उतनी क्षमता हो कि हम चाइना के किसी भी एक एवरेज चाइनीज के साथ हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकली एप्रिसिएशन जिसको कहते हैं ना, वो बात आरती बोल रही हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आदमी को, हर व्यक्ति को सेल्फ रिलायंट बनाना होगा ताकि वो अपना खर्चा खुद निकाल सके, डिपेंडेंसी उसकी खत्म हो सके, और उसके लिए उसके हाथ में रोजगार होना चाहिए, कामकाज होना चाहिए, चाहे वो खुद का काम करे चाहे वो कहीं रहकर काम करे, पर उसके पास वो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा दायित्व होता है किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी ऐसे लोकतंत्र में जो इतना 140-150 करोड़ लोगों का देश हो, जहां पे इतनी सारी राजनीतिक पार्टियां हो, जहां पे इतने सारे स्टेट्स हो, और फिर आप एक ऐसी नीति बनाए जो सबके लिए फायदेमंद हो। इस पे एक राय बनना भी बहुत बड़ी चुनौती होती है। इस एक सफल डेमोक्रेसी में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है। लेकिन मैं, आपने रोजगार की बात की आरती, मैं रोजगार की बात को ही आगे बढ़ाना चाहता हूं। क्योंकि अब कुछ ही मिनट बाकी रह गए, 10:53 हो गए, अगले 7 मिनट में हम लोकसभा की कार्रवाई देखेंगे। गर्ग साहब, मेरा आपसे, अगर रोजगार के लायक इकोनॉमी को बनाना है, हर व्यक्ति के हाथ में रोजगार पहुंचाना है, जो कि सपना है, हर सरकार का वादा होता है, सपने दिखाए जाते हैं, वो कैसे हो सकता है? क्या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकता है? क्या एमएसएमई सेक्टर पे फोकस करना होगा, या इन सब का एक अमलगमेशन चाहिए होगा? देखो सुमित, दो तरह के जॉब्स हैं। एक होता है स्किल्ड जॉब, जो हमें सर्विस इंडस्ट्री से मिलता है, जो हमारा आईटी सेक्टर से हमें स्किल्ड जॉब बहुत मिला। जब हमने बात शुरू की थी तब भी हमने कहा था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स और रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ऐसे सेक्टर हैं जो सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड को भी जॉब देते हैं। तो सबसे बड़ी जो पोटेंशियल हमारे पास में है, दो सेक्टर्स में है। एक, नंबर 1, एमएसएमई को बढ़ावा दिया जाए, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए। उसके लिए मैं बता रहा हूँ इस बजट में काफ़ी चेंजेस आएंगे। और दूसरा, एग्रीकल्चर, जो अभी बीच में हमने बात की थी, क्या ये राइट टाइम है कि फार्म लॉज को दोबारा लाया जाए? कोई भी कारण से उसको वापस लिया गया हो, लेकिन जब तक किसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं आती है, जब तक मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं आते हैं, उसकी ग्रोथ नहीं होती है। आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर में 45% पॉपुलेशन डिपेंडेंट है, लेकिन उसका जीडीपी में योगदान 15% से भी कम हो गया है। इजराइल हमसे 5 गुना प्रोडक्शन लेता है, बाकी देश हमसे 4 गुना प्रोडक्शन ले रहे हैं। हमारे पास सब कुछ है, खेती का जल भी है, सिंचाई की व्यवस्था भी है, लेकिन मॉडर्न इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट एफडीआई एग्रीकल्चर में भी है और एमएसएमई में भी आएगी, तो रोजगार की जो हमारी कमी है वो पूरी हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो हम बातें कह रहे हैं वो दर्शकों को भी समझ में आ रही होंगी, और वो जो लोग इस पूरे टेलीकास्ट को देख रहे हैं वो भी समझ रहे होंगे कि कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण काम होता है जब आप देश का बजट बनाते हैं। अपने घर का बजट, जहां पे हम 2 या 4 आदमी रहते हैं, वो बनाने में पसीने छूट जाते हैं। जो कमाई है, वो जो खर्चे हैं, उनको मैनेज करने में खर्चे छूट जाते हैं। तो सोचिए, 150 करोड़ लोगों का भविष्य तय करना है, और सिर्फ एक साल की बात नहीं है, ये लॉन्ग टर्म है। ये इसको ऐसा बनाना है कि इस साल तो फायदा हुई हो, आने वाले सालों में भी फायदा हो। तो ऐसे में रुचिका जी, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, 1 या 2 पॉइंट जो आपको लगता है निर्मला सीतारमण को कहने चाहिए। कि मुझे ऐसा लगता है कि इस बार फोकस में रोजगार पर, एम्प्लॉयमेंट पर, मैन्युफैक्चरिंग पर खासा तवज्जो होना चाहिए, और मुझे लगता है ये होगा भी। आई डोंट नो क्यों, लेकिन मुझे लगता है ये। आपको क्या लगता है? देखिए, अगर आप देखें पिछले 1 साल में जिस तरह से सरकार ने एफटीए एग्रीमेंट साइन किए हैं, अभी हमने ईयू से एग्रीमेंट साइन किया है, तो उसके अंदर जो हमारा एक्सपोर्ट है और जिन जिन चीज़ों का एक्सपोर्ट है, अगर आप देखें 90% उसके अंदर जो लेबर इंटेंसिव है, तो ऑब्वियसली सरकार का जो मेन एम रहेगा वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर रहेगा। अब जब हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करते हैं, आपने अभी बात की थी कि कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए, तो एक कलेक्टिव एफर्ट ऐसे ही बनेगा जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है,
हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो अल्टीमेटली हमें अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी ही पड़ेंगी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। तो बिल्कुल सरकार का मेन एफर्ट रहेगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे। टैक्स की तरफ अभी हमने सबने डिस्कस किया कि टैक्स की तरफ रिफॉर्म्स इस बार नहीं होंगे, तो मेन जो रहेगा फोकस सरकार का वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, क्योंकि लास्ट टाइम डोमेस्टिफिकेशन था, कंजम्पशन बढ़ाने का था, इस बार प्रोडक्शन के ऊपर ज्यादा ध्यान देगी सरकार। अगर आप ग्लोबल सिनेरियो भी देखेंगे, जिस तरह से जियोपॉलिटिकल वॉर चल रही है या जिस तरह से भी पॉलिटिकल सिचुएशन है हमारी, तो इसके अंदर प्रोडक्शन पे ज्यादा एफर्ट्स रहेंगे इस बार। इनफैक्ट प्रोफेसर शर्मा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो कुछ चीजें हमारी बातों की निचोड़ से निकल कर आ रही हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ लेवन लैंग्वेज में, मैं इकोनॉमिक्स तो नहीं समझता, लेकिन हाँ ये जानता हूँ कि जेब में जो पैसा है वो बचा रहना चाहिए, वो सारा उड़ नहीं जाना चाहिए। पहली 2-3 चीजें, इनकम टैक्स में राहत मिले, ये सब लोग चाहते हैं। रोजगार और शिक्षा के सेक्टर में सुधार हो, जी हाँ बिल्कुल होना चाहिए। किसान सम्मान निधि बढ़े, बिल्कुल किसानों का ध्यान रखने की जरूरत है। आयुष्मान भारत के योजना का विस्तार, क्योंकि उससे सबका फायदा भी है और सरकार को भी का दायित्व भी है। ये महंगाई एक बड़ा एक फैक्टर है जो कि बहुत तेजी से लोगों को इम्पैक्ट करता है, उस पर काबू के इंतजाम होने चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो एविएशन हो, उस पर तवज्जो होनी चाहिए, डिफेंस पर तवज्जो होनी चाहिए। इसके अलावा और क्या होना चाहिए? अगर इनके अलावा भी कोई आपके दिमाग में बात आती है प्रोफेसर साहब, तो वो भी जरूर बताइए। देखिए, बहुत साफ अर्थों में 2-3 चीजें मैं बोलना चाहता हूं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, और गवर्नमेंट अभी रिफॉर्म एक्सप्रेस पे चल रही है। और उस रिफॉर्म एक्सप्रेस में अगर लास्ट ईयर का आप देखें कि गवर्नमेंट ने चाहे जीएसटी के लिए किया है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए उन्होंने बहुत सी पॉलिसी लेके आए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन चीज है कि कंटिन्यूटी, जो ये चल रहा है उसको हम चलाए रखें, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है या नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बेनिफिट आपको लंबे टाइम तक मिलेंगे। इवन अगर गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट अभी कंट्रोल में अगर बढ़ता भी है, लेकिन उस पैसे को जो बोरो किए हुए पैसे हैं, जैसे बिजनेसमैन अगर पैसा बोरो करके, बहुत सिंपल अर्थों में बता रहा हूँ, बोरो करके वो पैसा अगर प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट की तरफ करता है तो प्रोस्पेरिटी बढ़ती है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गवर्नमेंट से कि वो कंटिन्यूटी रहे, कि ये जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे रहे। दूसरा, ये भी आपके एक क्लिप में बोला गया था कि ये सिर्फ 5% लोगों का बजट है, एक क्लिप में बोला गया। तो उस पे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि नहीं, ये पूरे देश का बजट है। अगर 800 मिलियन पीपल को अगर फ्री फूड ग्रेन दिया जा रहा है, अगर 4 लाख करोड़ रुपीस फार्मर्स के अकाउंट में हमने ट्रांसफर किए हैं पीएम किसान के थ्रू, और 6.7 लाख करोड़ सिर्फ लास्ट ईयर डीबीटी के थ्रू किए हैं, तो ये कहना कि सिर्फ थोड़े से लोगों के लिए ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट फोकस करिए और बजट इस चीज को कंटिन्यू करेगा। ये मेरा संक्षेप। जो आप कह रहे थे ना, वो अखिलेश यादव बोल रहे थे, विपक्ष के नेता हैं, उनका तो काम ही है क्रिटिसाइज करने का, वो कमियां निकालेंगे। अगर तारीफ करने लगेगा तो विपक्ष में कैसे रहेंगे? फिर हम ही लोग कहेंगे कि बीजेपी से हाथ मिला लिया, गलबैया कर ली। तो ये देखिए, ये बजट की कॉपीज पहुंच गई हैं, ये हार्ड कॉपीज हैं, बजट की पहुंच चुकी है इस वक्त संसद भवन परिसर में। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जैसे ही बजट भाषण खत्म होता है, फिर ये बजट की कॉपीज तमाम सांसदों को, उनकी टीम्स को मिल जाती है, तमाम एक्सपर्ट को, और फिर इसी को पढ़ के समझा जाता है, जाना जाता है कि इस बजट में क्या क्या चीजें निटिगिटीज हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो इतनी मोटी कॉपी में पढ़ी भी नहीं जाती है। बजट स्पीच अलग होता है, बजट की कॉपी अलग होती है। स्पीच में कॉपी का जिस्ट होता है, आप ऐसे मान सकते हैं, लेकिन वो जिस्ट भी काफी खतरनाक होता है। कभी निर्मला सीतारमण तो एक बार 2.5 घंटे लंबा भाषण भी दे चुकी है, और उनके पास रिकॉर्ड ये भी है उनके नाम पे। संसद की कार्रवाई शुरू हो गई है। मैंने देखा लोकसभा की तस्वीरें, ये संसद भवन की सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। आइटम नंबर 1, स्पीकर पहुंच गए। माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। Item number 1. Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English versions, under Article 281 of the Constitution. Report for 26. सीतारमण जी। Item number 1. मत संख्या 1।
महोदय, आपकी अनुमति से मैं सभा के पटल पर निम्नलिखित पत्र हिंदी इंग्लिश इसका अनुवाद 231 के तहत जो कि रिपोर्ट 26-31 वॉल्यूम 1 मेन रिपोर्ट जो कि 16वें वित्त आयोग की है, दूसरी रिपोर्ट जो कि 26-31 तक है वॉल्यूम 2 अनुबंध जो कि 16वें वित्त आयोग का है, नंबर 3 मैं इसमें एक मेमोरेंडम जहां तक क्या कार्यवाही वृत्तांत है जो कि किया गया है इस रिपोर्ट में प्रस्तुत करती हूं, सभा के पटल पर रखती हूं। मत संख्या 2, माननीय वित्त मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज माघ पूर्णिमा के इस पवित्र मौके पर और गुरु रविदास जी के जन्म अवसर पर मैं वर्ष 2026-27 के लिए बजट प्रस्तुत करती हूं। महोदय, 12 वर्ष पूर्व जब हमने कार्यभार संभाला तब से भारत की आर्थिक व्यवस्था का मार्ग स्थायित्व, राजकोषीय अनुशासन, सतत विकास और कम मुद्रास्फीति से चिन्हित रहा है। यहाँ तक कि घोर अनिश्चितताओं और व्यवधानों के समय भी हमारे द्वारा चुने गए सुविचारित विकल्पों के बलस्वरूप ऐसा संभव हो पाया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने निर्णायक रूप से निरंतर संशय के स्थान पर कार्यवाही और वाकपटुता के स्थान पर सुधार और लोक लुभावन दिखावे के स्थान पर जनहित को प्राथमिकता दी है। हमने लोक निवेश पर अधिक जोर देते हुए दूरगामी ढांचागत सुधारों, राजकोषीय मितव्ययता और मौद्रिक स्थिरता के मार्ग का अनुसरण किया है। आत्मनिर्भर भारत को अपना लक्ष्य मानते हुए हमने घरेलू विनिर्माण क्षमता, ऊर्जा सुरक्षा का निर्माण किया है और महत्वपूर्ण उत्पादों के लिए आयात निर्भरता को कम किया है। इसके साथ साथ हमने रोजगार सृजन, कृषि उत्पादकता, परिवारों की क्रय शक्ति और लोगों के लिए सर्वव्यापी सेवाओं की सहायता हेतु सुधार करते हुए यह सुनिश्चित किया है कि भारत के प्रत्येक कार्य का लाभ नागरिकों को प्राप्त हो सके। इन उपायों से लगभग 7% का उच्च विकास दर हासिल हुआ है और इससे हमें गरीबी को कम करने और हमारे लोगों के जीवन में सुधार लाने में ठोस कदम उठाने में सहायता मिली है। आज हम एक ऐसी बाहरी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं जिसमें व्यापार और बहुपक्षीयवाद खतरे में है तथा संसाधनों तक पहुंच और आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हैं। नई प्रौद्योगिकियां जल, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों की मांगों को काफी तेजी से बढ़ाते हुए उत्पादन प्रणालियों को बदल रही है। भारत समावेशिता के साथ आकांक्षाओं का संतुलन बनाते हुए विकसित भारत की ओर विश्वास से भरे कदम उठाता रहेगा। बढ़ते व्यापार और पूंजी आवश्यकताओं के साथ बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को वैश्विक बाजारों से नजदीकी से एकीकृत होना होगा और अधिक से अधिक निर्यात करना होगा तथा दीर्घकालिक निवेश को भी आकर्षित करना होगा। भाग 1, जब मैं बजट का भाग का आरंभ कर रही हूं, मैं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की दिशा में आगे बढ़ने में बड़ी मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े रहने के लिए लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूं। हमारा लक्ष्य है कि हम विकास के लाभ प्रत्येक किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, घुमंतु, युवा, गरीब और महिलाओं तक पहुंचाना सुनिश्चित करते हुए आकांक्षा को उपलब्धि तथा संभावना को कार्य निष्पादन में परिवर्तित करें। विकसित भारत युवा नेता वार्ता 2026 में हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ अनेक नवोन्मेषी विचार साझा किए गए जो कई प्रस्तावों का आधार बने हैं, जिससे एक युवा शक्ति संचालित बजट बन गया है। हमारी सरकार का संकल्प हमारे गरीब, शोषित और वंचितों पर ध्यान देना है।
इस संकल्प को पूरा करने तथा यह देखते हुए कि कर्तव्य भवन में तैयार होने वाला यह बजट पहला बजट है, हम 3 कर्तव्यों से प्रेरित हैं। हमारा पहला कर्तव्य उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हुए आर्थिक विकास को तेज और सतत बनाए रखना तथा विश्व में बदल रही परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता को विकसित करना है। हमारा दूसरा कर्तव्य हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का निर्माण करना है ताकि वे भारत की समृद्धि के विकास में मजबूत सहयोगी बन सकें। हमारा तीसरा कर्तव्य जो सबका साथ सबका विकास के हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप है, यह सुनिश्चित करना है कि अर्थपूर्ण भागीदारी के लिए प्रत्येक परिवार, समुदाय, प्रदेश और क्षेत्र की पहुंच संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक हो। इस त्रिआयामी दृष्टिकोण के लिए एक सहायक परिवेश की आवश्यकता होगी। पहली आवश्यकता ढांचागत सुधारों की गति को निरंतर, अनुकूलन और प्रगतिशील बनाए रखना है। दूसरा, एक मजबूत और समुत्थानशील वित्तीय क्षेत्र, बजट जुटाने, दक्षतापूर्ण पूंजी आवंटन तथा जोखिमों के प्रबंधन का आधार है। तीसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन सहित अति उन्नत पद्धति